नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। किसी शायर की पंक्तियां आज मुझे याद आ रही हैं। वो कहते हैं, औरों के ख्यालों की लेते हैं तलाशी। मध्य प्रदेश की इस चुनावी सियासत के कालखंड में कभी चाय पर चर्चा हो रही है तो कभी हो रही टिफिन पार्टी या कौमी एकता की बैठक। लेकिन इन सब के पीछे सियासतदानों का एक हिडन एजेंडा छिपा होता है, माहौल की टोह लेना। कौन किस दिशा में जा रहा है और चुनावी बिसात के तराजू पर उसका पलड़ा किस तरफ झुकेगा, उसी हिसाब से फिर राजनीतिक दल रणनीति बनाकर बाजी को पलटने में कामयाब भी हो जाते हैं। आम आदमी को जब तक समझ में आता है तब तक किसी राजनीतिक दल को मंजिल मिल गई होती है और किसी को तब उतनी उन लोगों में या मुद्दों में दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि चुनाव का मौसम भी मौसम की तरह करवट बदल चुका होता है। फिर शायद यही सोचते हैं, कल सियासत में मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में सियासत। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे और हमारे मन में भी। इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की पिच पर भाजपा और कांग्रेस मुद्दों को उछालने के लिए एक दूसरे पर गिद्ध की दृष्टि रख रही है। वहीं कोई भी मुद्दा मिलने पर ऐसे लपक रही है जैसे कोई बच्चा चॉकलेट को देखकर लपकता है। उसके बाद ये जताने की कोशिश कर रही है कि हमें तो अहले सियासत ने बताया है कि किसी का तीर किसी की कमान में रखना। लेकिन आज भोपाल में कांग्रेस ने कौमी एकता की बैठक कर जहां ये बताने की कोशिश की कि केवल हम और सिर्फ हम ही तुम्हारे रहनुमा भी हैं और खेवनहार भी। भाजपा की कल सीएम हाउस में टिफिन पार्टी होगी। शायद जब अलग अलग राह पर चलने वाले नेताओं के टिफिन से व्यंजनों की खुशबू महकेगी तो दूरियां कम भी होंगी और रिश्तों की यह मिठास चुनावी बिसात पर मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा भाजपा मानकर चल रही है। ये जो टिफिन बैठक है, ये असल में भारतीय जनता पार्टी का वो डर है जिसके मारे वो कांप रही है। उसको पता है कि दिसंबर में परिणाम क्या आने वाले हैं। तो ये टिफिन पार्टी जो परस्पर अविश्वास है नेताओं के बीच में, उसको दूर करने के लिए बुलाई गई है। कल कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि हिमाचल में फिर सत्ता के सिंहासन पर बिठाने वाला ओपीएस का मुद्दा हो या नारी सम्मान से जुड़े फैसले, सब इस वचन पत्र में पहले दूसरे पायदान पर होंगे और कमलनाथ की गारंटी वाली मुहर के साथ। ये स्वांग है, ये कमलनाथ का ढोंग है और चूंकि चुनाव सामने है इसलिए सिख समाज के बीच में जाने की बात है, परंतु बात बनने वाली नहीं है। कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस सियासत की रंगत में रंग चुके हैं और रोज नए नए किरदारों में प्रकट भी हो रहे हैं। लेकिन सियासत का ये दबदबा, ये हुकूमत बदलने में कमलनाथ कामयाब होंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान साल 2023 में 24 का दम भी दिखा देंगे। फिलहाल हमें इंतजार और सिर्फ इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो रस्मन, सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है रवि सक्सेना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। बहुत स्वागत है रवि जी का। दूसरे मेहमान है राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है राजपाल जी का। तीसरे मेहमान है सुरेश शर्मा, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आज हम सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी, जो टिफिन पार्टी होने वाली है, इसकी खुशबू, इसकी महक कहां तक जाएगी और स्वाद कहां तक जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति में सहभोज का अपना महत्व है। साथ में बैठकर भोजन करना और भोजन के साथ में विचारों का आदान प्रदान करना और उसके साथ साथ में फिर कार्य विस्तार की दृष्टि से चर्चा करना और उसको अंजाम तक ले जाना, अनौपचारिक चर्चा का एक माध्यम होता है। परंतु देखने में यह आया कि हमने विधानसभा स्तर और विधानसभा से जिला और जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक इस प्रकार के सहभोज का आयोजन एक नए अंदाज में करने का काम किया। अंदाज तो पुराना है, हमारा बरसों से चला रहा है, पर
उसे फिर नए अंदाज में हम नए कलेवर के साथ लेके आए हैं। मैंने ये नहीं टिफिन पार्टी, ये नहीं कहा जाएगा कि डिनर पे बुलाया नहीं बोलेंगे ना, इसमें बारे टिफिन पार्टी बोलेंगे और लोग अपने अपने घरों से अपने अपने व्यंजन बना के लाएंगे और उन व्यंजन को सब मिल बांट के खाएंगे। व्यंजन के साथ साथ में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में यह कार्यक्रम होगा और मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसके माध्यम से हम लोग भी बचपन में करते थे। और वो जो मेरे जो समकालीन दर्शक होंगे उनको याद होगा कि बचपन में हम लोग करते थे, अपने घर से ले लेके टिफिन जाना, माने रहो संग संग, खाओ पियो अपना अपना। रवि सक्सेना जी को इन कर लेते हैं। सक्सेना साहब, अगर ये मान लीजिए टिफिन पार्टी कर रहे हैं या टी पार्टी कर रहे हैं या हाई टी कर रहे हैं तो ठीक है, करने दो, चुनाव है, आप लोगों की तरफ से बयान तुरंत आ जाता है कि साहब ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो एका नहीं है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जो लोग भी जानते हैं, इनका शुरू से एक काम रहा है, बैठक, भोजन और विश्राम, भाजपा और आरएसएस के तीनों काम। तो इनका काम ही ये है कि बैठक करो, भोजन करो और फिर उसके बाद विश्राम में चले जाओ। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, अपना पेट भरना चाहिए, एक दूसरे का नमक खाओ और फिर उसकी दुहाई दो कि भैया देखना, तूने हमारा नमक खाया, हमने तेरा नमक खाया है, तो नमक हलाली करना, नमक हरामी मत करना। तो ये भाजपा का आज से नहीं, बहुत पुराना शगुफा है और इस तरह के ये काम करते रहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब टिफिन पार्टी हो रही है, वो भी सीएम हाउस में। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। और फिर आप अपना अपना टिफिन लाएंगे, खोलेंगे और आप ये लो, आप वो लो, आप वो लो, तो कहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं होंगी? कहाँ पे देश की, प्रदेश की जनता की भलाई की बात होगी? प्लानिंग ही नहीं कर पाए तो आपके लिए तो अच्छा है। हमारे यहाँ तो चर्चा जो है वो बैठक के रूप में नहीं होती है, आपने देखा होगा, या टिफिन के खा के नहीं होती है। हमारे यहाँ सब लोग एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं और जो विचार होता है, जो विषय होता है, उस पर चर्चा करते हैं और उसमें कैसे हम इस प्रदेश के लोगों की भलाई कर सकते हैं, कैसे हम उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे हम उनको लाभान्वित कर सकते हैं, कैसे प्रदेश का विकास कर सकते हैं। एक बार शर्मा जी को इनका लेता हूं। शर्मा साहब, दोनों तरफ से कवायद चल रही है, जो आज का हमारा विषय भी है कि ना रूठे ना छूटे, दोनों तरफ से चल रही है ये सब कवायद। कोई टिफिन की शक्ल में कर रहा है, कोई किसी शक्ल में कर रहा है, कोई हाई टी की शक्ल में कर रहा है। इस वक्त का जो फेविकॉल है वो उतना चिपका के रख पाता है? अगर मान लीजिए रूठे टूटे भी मिले तो फिर क्या जो चिपक पाता है फेविकॉल इस वक्त का, बिल्कुल एंड टाइम का? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस बीजेपी वाले टिफिन पार्टी करते रहे हैं, इस प्रकार का भोज उनका होता रहता है। लेकिन ये तब होता है जब आप विपक्ष में होते हो, जब आप सत्ता में होते हो और सत्ता के अंदर टिफिन भोज नहीं होए और सत्ता के बाहर आप जब पुनः सरकार में आने की स्थिति में आए तब आप टिफिन लेके बैठे, तो मुझे लगता है ये दोनों कंट्रोडिक्टरी हैं। या तो आप सरकार के समय भी उनकी सहभागिता रखते, तब आपने सहभागिता नहीं रखी, उसके कारण निराशा और प्रसन्नता दोनों तरफ का बराबर माहौल बना हुआ है। और अब आप चुनाव के समय कार्यकर्ताओं को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ वो भी अपना टिफिन लेके आइए और खाइए। तो ये बहुत अलग टाइप का राजनीतिक संदेश है, इसको मुझे लगता है कार्यकर्ता समझ रहा है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के पास विचार करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सत्ता के करीब कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये जो वर्तमान जो राजनीतिक वातावरण है, इस राजनीतिक वातावरण में जो कुछ दिख रहा है उसके पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है, और जो और चल रहा है वही आपका संकेत है जोड़ने वाला। तो ये मोहब्बत में सियासत है सिसोदिया साहब, या सियासत की मोहब्बत है? और वही सवाल मैं आपके पास भी लेके जाऊंगा, अब रवि जी के पास दूसरा सवाल लेके जाऊंगा कि जो एन वक्त में अगर मान लीजिए हम कहीं फेविकॉल लगा रहे हैं तो चिपक जाएगा, वो उसका जोड़ मजबूत रहेगा ना? टिफिन पार्टी के जो मीनिंग है वो यही है ना? निश्चित तौर पर देखिए, वैचारिक और समवैचारिक जो लोग हैं वो सब आपस में साथ में बैठकर आने वाले समय में जो चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, उसमें कैसे हम लोग और अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ये सब बातें भी होती है अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से। और जब हम अनौपचारिक मिलते हैं तो कई सारी बातें जो है जो सामने आना चाहिए वो आने का काम होता है और उनको ठीक होने का काम भी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के अंदर एक कार्यकर्ता भाव है शुरू से। मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे तो उनके जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम शुरू जब करा संगठन का, तो इस प्रकार की टिफिन पार्टी और पद यात्राएं और छोटी छोटी बैठकें और ये सब उनके कार्य पद्धति का अंग रहा और ये हमारे संगठन की भी कार्य पद्धति का अंग। आज भी अगर वो उसी पद्धति से काम करते हुए लोगों को साथ में जोड़कर और काम को
संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो साधुवाद के पात्र है। हमारी पद्धति को से चलने वाले एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता है जो आज इतने बड़े संवैधानिक मूल पद बात पर का तो होने जवाब के दीजिए बाद कि भी, ये इस वक्त का इतने जोड़ बड़े मजबूत रहेगा। संवैधानिक पद पर होने के बाद भी अगर इस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये एक प्रगाढ़ता का संदेश देने का काम होगा। एक संदेश के साथ संदेश है अभी प्रगाढ़ता का, प्रगाढ़ता पुख्ता की बात अभी सिसोदिया साहब नहीं कर। रवि जी को कर लेता हूँ, आपके यहाँ चल रही सर कई सारी बैठकों के बीच ये कौमी एकता वाला जो क्या है, ये हो सकता है मैं शब्द सही उच्चारित नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये कौमी एकता वाली जो बैठक हो रही है उसमें ज़्यादा फोकस सिख समाज पे भी किया जा रहा है, उसकी कोई खास वजह है रवि जी? नहीं, देखिए पहले तो मैं सुरेश जी की बात का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से सुरेश जी ने आज इनको आईना दिखाने की कोशिश की है। मतलब जब हम और हमारे पदाधिकारी बैठे तो वो 5 स्टार का खाना खाएं, और जब कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़े तो उससे कहो कि अपने टिफ़िन से खाना लाओ, अपना खुद खाओ और अच्छे हो जाओ। ये क्या तरीका है? अरे भाई, आप सत्ता में हो, आप सत्ता की चाशनी को लगातार 18 साल से चाट रहे हो, और उनका जो कार्यकर्ता है वो अपने घर से टिफिन लाके खाना खाए, वाह, और फिर कहते हैं कि कार्यकर्ता जाके काम तो करे और हमें सत्ता में फिर वापस एक बात ये बता दीजिए, उनका परिवार वो खिलाएं खाएं नहीं खिलाएं, आपके लिए तो सेहत अच्छी है। ये ठाकुर सुहाती जो इनका पाखंड है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। सत्ता की इनकी जो ठाकुर सुहाती और पाखंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं खाते हैं, सिसोदिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये डिबेट ठीक नहीं है, ये डिबेट ठीक नहीं है, ये डिबेट ठीक नहीं है। मैं बोलूंगा तो फिर आपको तकलीफ। हाँ चलिए बात पूरी कर लीजिए। और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कौमी एकता के बारे में, ये हमारा बहुत पुराना एक मोर्चा संगठन है। कौमी एकता, इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुनील दत्त साहब हुआ करते थे, और उन्होंने पूरे देश के अंदर पदयात्रा निकाली थी, हर कौम को जोड़ने का प्रयास किया था। और कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा से ही मानना है, और हम उस पर अक्षरश पालन भी करते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमारी जितनी भी कौमें हैं उन सब की एकता हो, उनमें समन्वय हो, उनमें भाईचारा हो, उनमें प्यार हो और सौहार्द हो। तो यही दृष्टिगत आज किया गया है। इसमें कोई सिख समाज की अभी या अगली बार मैं पूछूंगा कि कुछ जितना आप फिल्टर करके बता सकें हुआ क्या क्या। एक बार सुरेश जी को इनका लेता हूं। अब सुरेश जी, दोनों तरफ से जो कवायद है वो चल रही है। पहले तो अपनों को जोड़ने की चल रही है, फिर अपनों से जो अपने जुड़े हुए हैं उनको, यानी जो वोटर है उनको जोड़ने की चल रही है। तो दोनों का लाइन ऑफ फंक्शनिंग आपको लगता है कि ठीक दिशा में जा रहा है, या ये बिल्कुल यही एक्शन इनका होना चाहिए तब जब ये मैं कहूँ एलान थार चल रहा है, बिल्कुल हम मुहाने पे हैं चुनाव के तब? नहीं, एक चीज देखने में आ रही है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता के बारे में मीडिया को मालूम है, लेकिन जनता के बीच में कार्यकर्ता जितना जाकर के नेताओं की सक्रियता के बारे में बताएगा, उसका सीधा लाभ मतदान के समय मिलेगा। ठीक बात। आप बैठक में कितना ही अच्छा बोल लीजिए, टीवी पर आप कितना ही अच्छा बोल लीजिए, लेकिन आप जब तक अपनी विचार, अपने प्रोग्राम्स लेकर के जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता आपके बारे में कैसे विश्वास करेगी? ये सबसे बड़ा बिंदु है। मुझे ये लग रहा है कि इस मामले में दोनों राजनीतिक पार्टियां मेहनत कर रही हैं। अभी कांग्रेस को बहुत कुछ करना है, क्योंकि नीचे बात पहुंचा दें वो, तब बड़ा लाभ होगा। एक समय था पिछला 2018 वाला जिसमें कर्ज माफी का मामला उन्होंने पहुंचा दिया था जनता के बीच में और उसका लाभ मिला था। यदि अब कोई मामला पहुंचाएं। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि लाडली बहना वाला योजना और नारी सम्मान की योजना, इन दोनों की प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा में मुख्यमंत्री जी को 1000 से 3000 तक जाना पड़ा। तो इस प्रतिस्पर्धा का जो आशय है वो भी ये समझ में आता है कि डायलॉग डिलीवरी की प्रतिक्रिया होती है और फायदा वोटर का होता है। हाँ, फायदा वोटर को। लेकिन इन सब बातों के बीच में ये बात सार्वजनिक है, सब मानते हैं ये कि भाजपा का जो कार्यकर्ता उसका संख्या बल अधिक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास उतना संख्या बल नहीं है। इसलिए जो डिलीवरी मतदाता तक होना है उसके बारे में राजनीतिक दल विचार करेंगे कि कौन अपनी बात को कैसे पहुंचा पाता है। यदि पहुंचाएगा लाभ मिलेगा, नहीं पहुंचाएगा लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एक बार सिसोदिया जी को करते हैं। सिसोदिया जो बात जो शर्मा साहब ने कहा उसका एक सिरा पकड़ के आपकी तरफ आता हूं कि कार्यकर्ता ठीक है बहुत ज्यादा है, रिचार्ज है कि नहीं, ये एक सवाल बड़ा है कि भाई वो भी इसी की तरफ बोल रहे थे, शब्द से तो नहीं मगर भाव उनके यही थे कि भाई वो नीचे तक रिचार्ज है कि नहीं है कार्यकर्ता। देखिए, कार्यकर्ता हमारा लगातार जो है नीचे तक काम पे लगा हुआ है। हमारी मतदान केंद्र की इकाइयाँ, पेज प्रभारी, पन्ना समितियाँ,
ये सब काम कर रही है और काम करने के साथ साथ में हितग्राहियों के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर बात भी कर रही है। डिजिटलाइजेशन करने का काम हुआ है, मतदान केंद्र की इकाई हमारी जो है डिजिटलाइज हुई है। वहाँ पे हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वहाँ पर सब हमारे वो जो कार्यकर्ता, उनके नंबर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनका पूरा डे टू डे का जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन पार्टी कार्यालय तक जाने का काम हमारे ये पिछले बार भी था, माने डिजिटलाइजेशन और नहीं, इस बार तो हम पेज समिति, पन्ना समिति तक गए हैं। हमने बहुत माइक्रो लेवल तक कार्यकर्ताओं को नीचे तक काम का विभाजन करने का काम किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष तो एक जल्दी से खाली स्थान दे रहा हूँ, आप ही भर दो। तुम्हारा अगर इतनी सब तैयारी तो फिर अब की बार बिल्कुल 200 बार। अच्छा ठीक है, एक बार 200 बार एक बार रवि सक्सेना जी को इन कर लेता हूँ, इसीलिए मैं तो खालिस्तान नहीं भरने के लिए बोला आपको। एक एग्जाम नहीं था, ये चलते फिरते पूछ लिया। तो रवि सक्सेना जी, एक जो बात शर्मा साहब कह रहे हैं वो बात सही भी है। आपका हार्ड हिटिंग एजेंडा, माने भाई आप विपक्ष में पिछली बार जैसे किसान लेके आ गए थे तो लगता था हार्ड हिटिंग एजेंडा सीधा चोट करेगा। अभी तक कांग्रेस का सीधा चोट करता हुआ एजेंडा, माफ कीजिए, नहीं दिख रहा है। जो ये पकड़ा देते हैं, ये ट्राइबल पकड़ा दिया, ये अभी 2 दिन सीधी लपक लिया आपने। जो ये पकड़ा देंगे या जो इनसे चूक हो जाएगी, उसे जीत बनाने की, मैं आपको लगता है कि चुनाव पलट जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने आज से 2 महीने पहले ही 5 बिंदुओं पर अपने वचन पत्र को दिया है। उसमें ओपीएस की बात कही है, नारी सम्मान की बात कही है, उन्होंने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात की है, और अगर आप 200 यूनिट जलाते हैं तो उसका हाफ बिल करने की बात की है। तो इस तरह के जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आज जनता ये चाहती है कि उसके लिए कुछ काम हो। बीजेपी की तरह नहीं कि हमारे लिए काम हो। 2018 में भी इन्होंने इसी तरह का बहुत वितंडा किया था और जनता ने इनको नकार दिया था। आज बहुत बातें करें, पर 2018 में 162 सीट से ये 109 सीट पे पहुंच गए थे, उसकी ये बात नहीं करते। कंप्लीट हमारी आप पे भी नहीं आई थी लेकिन सर, और हमारी जो है 56 सीटें थी, और 56 से जो है हम 114 पे आए थे। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी स्लो काम करती है, महीन चक्की जो है वो कमलनाथ जी की चलती है। और तो हम चक्की जो भी 5 साल वेट करने के बाद 114 से अब अपन कितने पे आएंगे? माने जैसे उनसे ही पूछ लिया, मैं आपके चैनल पे आज दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को 150 प्लस सीटें मिलने जा रही हैं। जाइएगा भाई, दर्शकों से अनुरोध है और दोनों के दावे बिल्कुल नोट कर लीजिए। और भाजपा का खुद का और आरएसएस का सर्वे कह रहा है कि ये 60 सीट से ऊपर नहीं जा रही हैं। फिर डिपेंडेंसी उन पर नहीं रखिए सर, वही तो आप समझ लीजिए अपना सर्वे। तो देखिए, सर्वे तो आप समझ लीजिए, हमारा भी सर्वे जो कह रहा है 150 से हम ऊपर जा रहे हैं, वो भाजपा भी और आरएसएस भी कह रही है कि 60 सीट से ऊपर नहीं मिलने वाली है। तो हम दोनों की बातें एक दूसरे के साथ मिल रही है। बहुत बहुत वक्त दिया आप दोनों को पॉलिटिकल गेस्ट में। एक बार सुरेश शर्मा जी को इन करता हूं। शर्मा साहब, दावे दोनों के आपने सुन भी लिए, ऐसे लग रहा है आपको कि कोई वेव चल रही है बिल्कुल, माने या तो इनके पक्ष या इनके खिलाफ या कुछ ऐसा, या फिर अभी भी मुकाबला हम मान के चलें कि नेक टू नेक? देखिए, एक बार कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश आए तो वो फ्रेश थे, उनका एक ओरा था और एक ऐसा उनके बारे में अवधारणा थी। बाबूलाल जी गौर तो आमतौर से कहते थे कि वो तो प्रदेश के विकास के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। तो ऐसा एक वातावरण था। उस वातावरण के बाद भी, आप और हम दोनों पत्रकार हैं, इस पर विचार करने वाली बात है, उस सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश में हंग असेंबली का एटमॉस्फेयर बना, जो 1952 से लगाकर आज तक कभी नहीं बना। जब एक चमकदार व्यक्ति, के बारे में राजनीतिक उत्साह था मध्य प्रदेश के मतदाताओं में, एक चमकदार नारा कि कर्ज माफी होगी, किसान एकदम से कांग्रेस की तरफ चला गया। मंदसौर का मामला मिला और कर्ज माफी की बात हुई तो 2+ हो गए किसानों के लिए और कांग्रेस की तरफ और एक इनसे चूक हो गई ग्वालियर चंबल में बीजेपी से। जी। और इन सब के बावजूद 114 तक पहुंचे। इसका मतलब यह है कि वो पीक था। और अब कोई जबरदस्त मुद्दा यदि कोई आएगा तो ही कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनेगा, क्योंकि कांग्रेस की टीम अंदर अंदर क्या कर रही है वो बहुत हम लोगों के पास बाहर नहीं आ रहा, आपके पास भी शायद नहीं आता होगा। तो मुझे ये लगता है कि अंदर तो दोनों का नहीं आता अपने पास। बीजेपी भी क्या कर रही है अंदर अंदर का? बीजेपी में कभी कैलाश जी बोल जाते हैं, कभी प्रहलाद जी अध्यक्ष बन जाते हैं, वो तो मालूम चल जाता है वहां का। तो थोड़ा बहुत अपने को मालूम है। लेकिन मैं केवल इस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं कि जब बहुत प्रयास के बाद जाती है स्थिति। अब एक बहुत राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं मैं, दोनों पक्ष इसको गंभीरता से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
मध्य प्रदेश का जो ये चुनाव है, ये कमलनाथ जी के विरुद्ध चुनाव है। कमलनाथ जी के विरुद्ध से मेरा आशय ये नहीं है कि एंटी कमलनाथ है, कि कमलनाथ जी की जो राजनीति करने का तरीका है, उस तरीके के लिए मुझे लगता है दिल्ली से लोग आएंगे। और दिल्ली का ही पूरा चुनाव, जैसे 2003 का चुनाव हुआ था, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और दृढ़ता से कह रहा हूं कि 2003 का जैसा चुनाव हुआ था, उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की टीम काम अपनी जगह करेगी, लेकिन जो रणनीति है वो पूरी पूरी केंद्र की टीम आज बनाएगी। उन्होंने प्रभारी बना भी दिए सारे। आज उन्होंने भूपेंद्र यादव जी को और अश्वनी जी के बारे में हम सब जानते हैं, और भूपेंद्र यादव जी राजनीति के अंदर के लोग हैं, अश्वनी जी तकनीकी के लोग हैं। ठीक है, एक बार आप सिसोदिया जी को इन कर लेते हैं। सिसोदिया जी, वैसे अगर देखा जाए तो कौन सा बड़ा ऐसा मुद्दा है आपके पास जो लेके जाए? मैंने लाडली लक्ष्मी तो, लाडली बहना तो चलिए बहुत प्रचारित और अनाउंस उसका हो चुका, ट्राइबल के बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके, क्या ऐसा एक एजेंडा है? फिर रवि जी के पास भी जाऊंगा मैं यही सवाल लेके, जो आपको लगता है कि गेम चेंजर है साहब, ये आ गया, मतलब हम तो आ गए फिर से वापस। देखिए, पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। और आज हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश पूर्ण विकसित की स्थान पे पहुंचने का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने का काम हुआ है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास के हम जो है भवन देखने का काम हो सकता है, पक्की सड़कें देख सकते हैं, सिंचाई का रकबा हमने बढ़ाने का काम किया है। आज 6 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आज चारों तरफ हमने विकास और सिर्फ विकास के एजेंडे के साथ काम सरकारी किया की बजाय है। थोड़ा सियासी जवाब देते तो मजा आता। मुझे थोड़ा सियासी भी तो बताओ, आपकी ये है और ये क्लिक करेगा, देखिए आप इस तरह का, चलिए बताइए। नहीं, निश्चित तौर पर जो हमने किया हुआ विकास है, उस विकास को लेके ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि हमारी जो मतदान केंद्र इकाई पर हमारे जो कार्यकर्ताओं की हमारी जो ताकत है, वो ताकत हमको जिता के लाएगी। कार्यकर्ता समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम पे लग चुका है, और वो जो उसका भाव है, वो भाव हमें जिता के लाएगा। वो हितग्राहियों के साथ में है। हितग्राहियों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ट्रांसफर के तहत हमने जो है उनको जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। चाहे फिर किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे लाडली बहना की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, तमाम तरह की वो योजनाएं जिससे आम जनजीवन ऊंचा उठाए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने का काम ठीक है। एक बार रवि जी को इन कर लेते हैं। रवि जी ये कह रहे हैं कि इनके पास जो मजबूती है जो वो है कार्यकर्ताओं की, और शर्मा जी भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ समझ में भी नहीं आता है, इनके यहाँ समझ में जाते हैं विरोधी बयान और ये सब सारा कुछ आपके यहाँ समझ में नहीं आता है। तो आपके यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो वैसी चार्ज है जैसे मैंने उनसे पूछा था? नहीं, निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज है। और जो अभी सिसोदिया जी ने कहा, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज भी मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की बीमारू राज्य की श्रेणी में है। और आज भी मध्य प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के बाद जो केंद्र के सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, उसमें कहीं 17वें, 18वें, 19वें नंबर पर खड़ा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1 है, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 है, और किसानों की आत्महत्या के नंबर में आज भी नंबर 3 पर है। तो मेरा कहने का लब्बे लुआब यह है कि जो इतना बड़ी बात की जा रही है, निश्चित रूप से दृश्य वैसा नहीं है। दृश्य बहुत ही भयावह है और जनता इनकी पूरी बात को समझती है। ये पन्ना अध पन्ना ये वो, अरे भाई आज बीवी मियाँ का वोट नहीं दिलवा सकती, मियाँ बीवी का वोट नहीं दिलवा सकती, वो अध पन्ना पन्ना क्या करेगा? जाके रिक्वेस्ट ही कर सकता है ना, भैया डाल दो। तो वो पूछेगा कि आपने किया क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है, हमको मिला क्या है। और आपका जो कार्डर है जिसकी आप बड़ी दुहाई देते रहते हैं, 70 साल से भी आपका कार्डर था, वो कार्डर गया कहाँ? वो तो क्या है, आप झूठ और प्रपंच की ऐसी जो है माहौल बनाते हैं कि जिससे कभी लगता है कि अच्छे दिन आ जाएंगे और 15 लाख आपके आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। तो लोग उस भुलावे में आके आपको कभी कभी जवाब सिसोदिया साहब, फिर उसके बाद शर्मा साहब के पास जाएंगे। तो 62,000 करोड़ का कर्ज माफी की बात कही थी कांग्रेस ने। 62,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी के अगेंस्ट किसानों को 18 महीने में सिर्फ 5,000 करोड़ की कर्ज माफी देके ऊंट के मुंह में जो जीरा देने का काम किया है। हमने 11,576 करोड़ रुपया आपके कमल पटेल ने विधानसभा में बोला है। मैं भी कह रहा हूं ना, 5,000 करोड़, 62,000 करोड़, 5,000 करोड़ आप कमल प्रावधान करके 11,000
आप बजट में प्रावधान कर करोड़ देते रुपए का कर्जा तो बाकी माफ हुआ सरकारें है, भी करती। 24 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कुछ ये नहीं किया। आपने विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट में 62,000 स्वीकार किया है। और यहाँ के एक बार माफ कीजिए, एक बार किया है। एक बार और आपने रवि जी, 3.5 साल तीसरे में मान एक किसान का कर्जा माफ नहीं अरे किया। टर्न उनका था, मैं तो आउट ऑफ टर्न पहुंच गया। मैं शर्मा साहब का टर्न है, एक बार उनको इन कर लेते हैं। तो शर्मा साहब, जैसे हम देखें कांग्रेस ने राजस्थान में ये लगभग तय कर लिया कि नाम अनाउंस नहीं करेंगे। बीजेपी में मुझे लगता है कि इस बार नाम अनाउंस शायद नहीं करें, या करें मुझे नहीं पता। तो इससे फायदा या नुकसान आपको क्या आगे, अगर एक लीडर सामने कर दिया कि साहब सीएम यही होंगे यदि पार्टी की सरकार आई तो, दोनों दलों के लिहाज से? देखिए, कांग्रेस तो कभी करती नहीं है, मोटे तौर पर तो यही रहता है। जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है तो वो एक स्वाभाविक कैंडिडेट रहता है। यही कमोवेश भाजपा में स्थिति है। लेकिन भाजपा मोटे तौर पर प्रधानमंत्री के लिए भी और चीफ मिनिस्टर के लिए भी अपना कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ती है। और पिछले चुनाव में जब ये कहा गया था कि संगठन के नेतृत्व में चुनाव होंगे, अब की बार ये कहा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व के हिसाब से चुनाव होंगे। तो लेकिन एकदम से टाल देना या शिवराज जी को बैक कर देने की स्थिति में भाजपा नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय की जो पॉलिटिक्स है वो दोनों पक्षों के पास जो इनकी तुनीर में है तीर अलग हैं, और अभी जो राजनीतिक बातें चल रही हैं वो अलग हैं। चुनाव के वक्त जो है, जब समय रह जाएगा या मैनिफेस्टो का समय आएगा, उस समय कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे जो मुद्दे एक दूसरे के को घाव करेंगे, और उससे ही जो है मूल मतदाता को प्रभावित करने की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। यहाँ पर मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और दर्शकों से जरूर कहूंगा कि आएंगे दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो आपके पास, उनके दावे होंगे, उनके पास बहुत सारे आपके लुभावने जो प्रस्ताव हैं वो सब होंगे। ये कहा जाएगा, हो सकता है कि इस टोन में भी कहा जाए कि हम ही हैं तुम्हारे तबस्सुम के मालिक, कहीं और देखा खबरदार हंसकर। सुन लीजिएगा सबकी और कीजिएगा वही जिसके लिए आपको लगता है कि सबसे काबिल उम्मीदवार या पार्टी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।